Hello everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel, MacMade Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the multiple choice questions of your class 11th sociology chapter Environment and Society. So हमने हमारा ये chapter अच्छे से complete कर लिया था. इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रिवीजन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप सो कि आपको ये चैप्टर वगैरह सारा कुछ अच्छे से क्लियर है. तो आप सभी मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. ओके तो रेडी हो सभी, स्टार्ट करें आज के सेशन को. ओके क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is the element of ecology? इकोलॉजी का एलिमेंट इनमें से क्या क्या है? Mountains, rivers, plains, all of these. And your time starts now. जल्दी से आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में फटाफट से. इनमें से क्या इकोलॉजी का एलिमेंट है? माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स या ऑल ऑफ दीज? दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन. 8th क्लास के स्टूडेंट भी इसको आंसर कर देगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ये सभी इकोलॉजी के ही एलिमेंट है. माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एक्सेट्रा. ओके तो स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के साथ में. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. Which of the following is the outcome of human action? ह्यूमन एक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ऑफ दीज. क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ. ए, बी, सी और डी. आप लोग आंसर कैसे दोगे? अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी था तो आप लिखोगे 1D. अगर जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी है मान लो, तो आप लिखोगे 2C. ठीक है, ऐसे आपको कमेंट करना है. हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी बताओ. जितनों ने भी ये 2C देख के 2C आंसर करा है बिल्कुल गलत. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. एंड आई होप सो कि सभी का सही होगा. देखो क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से क्या ह्यूमन एक्शन का आउटकम है, मतलब ह्यूमन एक्शन की वजह से हो रहा है. अब देखो डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ह्यूमंस की वजह से होगा. जो ट्रीज होते हैं जब ह्यूमंस इनको कट कर देते हैं, है ना, ट्रीज को अगर आप कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शन. तो करेक्ट आंसर. क्लाइमेट चेंज, अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे एक एग्जांपल ले लो, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे क्लाइमेट है उस पर फर्क पड़ रहा है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, पूरा ग्लोब है, इतना ज्यादा पोल्यूशन की वजह से वार्म होता चला जा रहा है, वार्म होता चला जा रहा है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रही हैं, है ना. तो दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग अगेन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कौन कर रहे हैं? ह्यूमंस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन एक्शन का आउटकम क्या है? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तो इतने बड़े हो गए हो, क्लास 11th में आ गए हो, सब कुछ जानते होगे, है ना. चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स इन अ सोसाइटी? इनमें से क्या सोसाइटी में रिलेशनशिप्स का बेसिस होता है? ओके, कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, concept of hierarchical society, concept of ownership of property, concept of conflict. क्या इसमें सोसाइटी का बेसिस है? सोशल रिलेशनशिप्स का बेसिस है, ऐसे भी बोल सकते हो. बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है सोसाइटी में जिसकी वजह से सारी रिलेशनशिप्स चल रही हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां पर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कोई प्राइवेट पर्सन ओन करके रख रहा होता है और इसका अल्टीमेट प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है. अल्टीमेट मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग. कंसेप्ट ऑफ हायरार्कियल सोसाइटी का मतलब यह है कि सोसाइटी में एक पूरा रैंकिंग ऑर्डर है. सोसाइटी में एक पूरा रैंकिंग ऑर्डर है कि कौन कहां पर प्लेस्ड होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट को ऊपर रख दिया, उसके नीचे मिडिल कास्ट, उसके नीचे लोअर कास्ट, है ना. तो वो एक पूरा हायरार्कियल सोसाइटी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बने हुए हैं. या फिर कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. हमारे पास में प्रॉपर्टी ओनरशिप भी हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ना. वन ऑफ द कंसेप्ट इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. लोगों ने प्रॉपर्टी को ओन करके रखा है ना, उनके पास में प्रॉपर्टी है इसीलिए रिलेशनशिप्स चल रही हैं. या फिर कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से रिलेशनशिप्स चल रही हैं. क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचो, थोड़ा सा रिलेट करो,
कि मैम इसका आंसर क्या हो सकता है, चैप्टर में पढ़ा तो था लेकिन यहाँ क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए। अभी तक तो मैम इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दे रही थी, एकदम से ऐसा क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर आई नो आप सबको पता है, येस इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से जो ये पूरा सोसाइटी में रिलेशनशिप्स हैं ये सारे के सारे चल रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following brings in division of labor in the process of production? प्रोडक्शन के प्रोसेस में डिवीजन ऑफ लेबर इनमें से क्या लेकर आता है? ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर पीपल, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स इन डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के प्रोसेस में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये क्यों होता है या किस कारण से होता है? ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज की वजह से, कंट्रोल ओवर पीपल की वजह से, या बोथ ए एंड बी? आंसर ऑप्शन यस, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। जब रिसोर्सेज होते हैं और रिसोर्सेज की ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है तब जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है, जिस भी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो उसको प्रोडक्शन करने में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे। तो 10 लोग एक काम करें, 10 लेबर एक काम करें, 10 लेबर दूसरा काम करें, तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, लेबर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, और वो लेबर वही काम करते हैं, इसे डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, जो फैक्ट्री ओनर है उनके पास में रिसोर्सेज हैं, वो चाहते हैं कि रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करके रखें। वन ऑफ द रिसोर्सेज इज लेबर एज वेल। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये सारे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं, आई होप सो याद होंगे। नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हम एमसीक्यूज के थ्रू एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए या आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आने चाहिए, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जनरली जो एमसीक्यूज होते हैं आपकी बुक में से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। हम लोग जस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसका आंसर क्या होगा। नो, सब बुक में ही दिया है, बस बुक अच्छे से रीड करो, चैप्टर अच्छे से रीड करो, आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं किया है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरी सोसाइटी हैज एन इकोलॉजिकल फाउंडेशन। द टर्म dash refers to the complex network of physical and biological structures and processes that humans are a part of it. It includes mountains, rivers, plains, sea, as well as flora and fauna that they sustain. The interaction of a place, geography and hydrology has an effect on its ecosystem. क्या आएगा ब्लैंक में? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इकोलॉजी, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, थर्मोलॉजी। इसका आंसर दो, पहले इसका आंसर दो, क्वेश्चन बाद में समझाऊंगी। क्वेश्चन रीड करो और इसका आंसर दो, ठीक है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट का आंसर तो पहले ही आ गया था जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, है ना। बाकियों का आंसर आ रहा है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इकोलॉजी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक सोसाइटी का एक इकोलॉजिकल फाउंडेशन होता है। यहाँ पर एक टर्म की बात हो रही है जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोसेसेस दोनों ही होते हैं, ह्यूमंस इनका पार्ट होते हैं। और इस क्वेश्चन का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते थे। इसमें क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स माउंटेन, रिवर, प्लेन, सी, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन याद करो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था ना कि इकोलॉजी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जो इंटरेक्शन है एक प्लेस की जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का, उसका इफेक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है। हाइड्रोलॉजी वाटर, जियोलॉजी आपका जो रॉक बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो सारा कुछ, इनके इंटरेक्शन की वजह से इकोसिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी हेयर, ना ही हाइड्रोलॉजी, ना ही थर्मोलॉजी, ना ही जियोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इकोलॉजी। सिंपल क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर अच्छे से रीड किया होगा आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
Dash emerged from the interaction between biophysical ecology and human interventions. This is a two-way process. Just as nature shapes society, society shapes nature. For instance, the fertile soil of the Indo-Gangetic floodplain enables intensive agriculture. किसी एक कंसेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है जो कि बायोफिजिकल इकोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हमको देखने को मिलता है। एक दो टू वे प्रोसेस है। जैसे नेचर शेप कर रहा है सोसाइटी को, वैसे ही सोसाइटी नेचर को शेप कर रही है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि जो इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स हैं उनका जो फर्टाइल सॉइल है उससे इंटेंसिव एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर? इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट या एथिकल एनवायरमेंट। किस तरह का एनवायरनमेंट है जो बायोफिजिकल इकोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हमको देखने को मिल रहा है? इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, एथिकल। सोचो 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 सोचो। देखो इसमें दो ऑप्शंस तो मैं पहले इनकरेक्ट कर देती हूँ, ये दोनों। अब बताओ ए या बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो। एंड द आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सो करेक्ट आंसर है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। जब ह्यूमंस बायोफिजिकल इकोलॉजी इंटरैक्ट करते हैं तब सोशल एनवायरनमेंट इमर्ज होता है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? कैसे हुआ सोशल एनवायरनमेंट? क्योंकि यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है, कैसे सोसाइटी नेचर को शेप कर रही है, कैसे नेचर सोसाइटी को शेप कर रहा है, एक्सेट्रा। राइट? देन यू हैव अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. The interaction between environment and society is shaped by social organization dash determines how and by whom natural resources can be used. For instance, forests are owned by the government. It will have the power to decide whether it should lease them to timber companies or allow villagers to correct forest produce. So जो interaction है environment and society के बीच में, उसी के through social organizations शेप लेती हैं। यहाँ पर किसी एक चीज की बात हो रही है जो आपके ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा, जो आपको ब्लैंक में फिल करना है कि वो डिटरमाइन करेगा कि बाय हाउ एंड बाय हुम नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे फॉरेस्ट टिम्बर प्रोडक्शन के लिए किसी कंपनी को सेल करना है या जो विलेजर्स हैं उन्हें देना है ना। तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय देम। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रॉपर्टी रिलेशंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज या नन ऑफ द अबव? एक बार रीड करो अच्छे से, सोचो, रिलेट कर पाओगे। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रॉपर्टी रिलेशंस। प्रॉपर्टी रिलेशंस से डिटरमाइन होता है कि कौन किस चीज को प्रोड्यूस करेगा या कौन उस चीज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगा, कैसे करेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रॉपर्टी रिलेशंस। इज दैट क्लियर? ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको उनको आंसर करना है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है। तो लेवल जो है वो क्वेश्चन का इजी टू मॉडरेट रह सकता है। द ओनली थिंग इज कि आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। तो आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू यू। तो आगे बढ़ते हैं और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और जब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, चैप्टर अच्छे से रीड करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। जाते जाते छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ईजिली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस, कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसके बारे में बताओ। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।